जो संघ हमेशा पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताता रहा है, खासकर भारत की राजनीति में, आज वो व्यापार और वीजा की वकालत क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक साथ अमेरिका और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पर लाके उनके बीच में शांति कराने की बात कर रहा है। आज की तारीख में अमेरिका पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा कर रहा है और साथ ही साथ अजीबोगरीब स्थिति ये है कि वो चीन भी उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहा है। और तो और ईरान ने युद्ध के दौरान अपने जो हवाई जहाज थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, उसको पाकिस्तान में पार्क कर रखा था ताकि वो नुकसान ना हो सके। तो ये जो स्थिति, मतलब ये जो स्थिति पैदा होती जियोपॉलिटिक्स में कि ईरान भी उसका दोस्त है, अमेरिका भी उसका दोस्त है, चीन भी उसका दोस्त है, रूस भी उसका दोस्त है, और वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। लाल किले पर जब हमला हुआ उसके बाद से आज तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको आतंकवादी हमला तो कहा, लेकिन उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहने से बचते रहे। तो जो मोदी सरकार, जो आरएसएस और उसके तमाम संगठन, भारतीय जनता पार्टी हर किसी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान की लानत मलानत करते थे, वो दरअसल लाल किले पर हमले पर चुप क्यों थे? पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? कि जब मैं पाकिस्तान से बातचीत की बात करता था तो किस तरीके से लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे और मुझे एक तरीके से अपमानित करने का भी काम करते थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ये कोशिश राहुल गांधी ने की होती, अगर ये बयान राहुल गांधी की तरफ से आया होता, तो सीधे राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया गया होता। कल्पना कीजिए अगर आज राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि पाकिस्तान से व्यापार शुरू करो, उन्हें वीजा दो और बातचीत बंद मत करो, तो क्या होता? यकीनन अब तक उन्हें देशद्रोही करार देकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कोहराम मच गया होता। टीवी चैनलों पर पाकिस्तान परस्ती के ठप्पे लग रहे होते। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, यही बात आज खुद आरएसएस कह रहा है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले का कहना है कि पाकिस्तान को जवाब भी दो, लेकिन बातचीत का दरवाजा कभी बंद मत करो। होसबले ने कहा, व्यापार और वाणिज्य वीजा जारी करना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवाद के लिए हमेशा एक खिड़की खुली रहनी चाहिए। इसी वजह से कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखा गया है। उन्होंने कहा कि वहां के शिक्षाविदों, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और सामुदायिक नेताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में भारत के प्रति कुछ दूरी और नकारात्मकता विकसित हो गई है, बन गई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नागरिक समाज के रिश्ते ही काम आएंगे, क्योंकि हमारे बीच सांस्कृतिक संबंध है और हम कभी एक राष्ट्र ही रहे हैं। तो अब सवाल यही है, आखिर अचानक संघ के सुर क्यों बदल गए? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है? क्या कतर में हुई बैक चैनल बैठकों की स्क्रिप्ट अब सार्वजनिक होने वाली है? जो संघ हमेशा पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताता रहा है, खासकर भारत की राजनीति में, आज वो व्यापार और वीजा की वकालत क्यों कर रहा है? आज आशुतोष जी से इसी खबर की खबर लेंगे और बताएंगे क्या वाकई आरएसएस अब शांतिदूत बन गया है या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीति है। आखिर क्या है इस यूटर्न की असली वजह। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं, और इस खबर की खबर लेने की जरूरत भी कुछ ज्यादा ही है। आशुतोष जी, संघ के सुर बदल गए, पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम राग, क्या रीजन हो सकता है अचानक से? देखिए अंकुर, ये कहा जा सकता है लौट के बुद्धू घर को आए, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि इस सरकार की शुरुआत हुई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। तो जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, अकल्पनीय ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी तो बस से शुरुआत करी थी, गए थे, तो उन्होंने भी कहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी शांति वार्ता की बात करते थे, वो कश्मीरियत की बात करते थे, वो मानवता की बात करते थे। नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा में कट्टर पंथ के समर्थक है, और इसलिए जो 2014 के बाद का जो भारत है, उनकी सरकार की जो नीतियां हैं, उसकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी के समय की और उनकी नीतियों से नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर यह है कि
ये संघ परिवार का अपना विचार है या दरअसल आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार का भी यही विचार है? क्या उनके मन में किसी तरीके का कोई बदलाव आ रहा है? क्या उनकी नीतियों में कहीं किसी तरीके का कोई बदलाव आ रहा है? ये दोनों चीजें एक साथ मुझे होती हुई दिखाई पड़ रही, यानी जो संघ परिवार कह रहा है कमोवेश उसी तरीके के बदलाव मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो टेरर और टॉक यानी बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, जो इस नीति पर चल रहे थे, अब उसमें मुझे संशोधन दिखाई पड़ रहा है, उसमें बदलाव दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जो बात हौसबोले ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हौसबोले संघ परिवार के नंबर 2 लीडर है। नंबर 2 हकीकत में अगर आप देखेंगे तो दरअसल उनका जो दर्जा है, वो सर कार्यवाह का जो दर्जा संघ परिवार में होता है, वो सिर्फ नंबर 2 का नहीं बल्कि सीईओ का होता है, यानी चीफ काम करने वाले ज्यादातर वही काम। हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे जो संघ चालक होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। वो पॉलिसी मैटर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम, डे टू डे बेसिस पे संघ परिवार को चलाने का काम, भारतीय जनता पार्टी से कोऑर्डिनेशन का काम, सरकार से कोऑर्डिनेशन का काम, ये सारे काम को सर कार्यवाही ही देखते हैं। तो जब वो इस तरीके की बातें कहते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संघ परिवार की अपनी विचारधारा में कोई परिष्कार हुआ है, कोई बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका असर केंद्र सरकार की नीतियों में भी दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से अंकुर बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद से और खासतौर पर 2018 के बाद से जब मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और उसके बाद में टीवी चैनल्स पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पूर्व पत्रकार के तौर पर, फिर पत्रकार के तौर पर जब मैं जाने लगा, जब उनकी डिबेट्स में हिस्सा लेने लगा, तो हर बार ये सवाल पूछा जाता था कि आप पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में हैं? और मैं हर बार ये कहता था कि पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में मैं हूं। और जब मैं ये कहता था तो मेरे ऊपर तंज कसे जाते थे, मेरे ऊपर भद्दी टिप्पणियां की जाती थी, और एक तरीके से कभी कभी अपमानित करने का प्रयास भी होता था। और ये मजबूती के साथ कहा जाता था कि ये नया भारत है और नया भारत पाकिस्तान से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को समझने का अधिकार है। और चूंकि पुरानी सरकारों ने, खासतौर पर मनमोहन सिंह की सरकार और पहले की सरकारों ने पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट अप्रोच रखा था, इसलिए वो पाकिस्तान को अभी तक जो है समझा नहीं पाए, और पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर एक कुदृष्टि बनाए रखा। ये उन लोगों का कहना था। ये लोग वो थे जो दरअसल पाकिस्तान से किसी भी तरीके की बातचीत के खिलाफ थे, और वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सबका भी को भी बहुत अपमानित करने वाले शब्दों में संबोधित करते थे। अब जो प्रश्न ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार की औपचारिक लाइन तो यही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अंकुर, हमने पिछले हफ्ते वो खबर की थी जिस पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रैक 2 या ट्रैक 3 या ट्रैक 4 डिप्लोमेसी चल रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, भारत और पाकिस्तान के पूर्व जनरल्स यानी सैन्य अधिकारी, वो कतर और एक दूसरी जगहों पर भी आपस में बातचीत कर रहे थे। और ये सारी बातचीत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल की जानकारी में थी। इसको औपचारिक तौर पर आधिकारिक बातचीत का दर्जा नहीं दिया गया, न ही इसको औपचारिक तौर पर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का नाम दिया गया, लेकिन वो बातचीत शुरू हो रही थी। जब बातचीत हुई तो सवाल ये उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पहलगाम के घाव अभी तक जो हैं वो भरे नहीं हैं, उसके बाद लाल किले के ऊपर एक आतंकवादी हमला हो चुका है, लेकिन वहीं से बदलाव दिखाई पड़ता। लाल किले पर जब हमला हुआ उसके बाद से आज तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको आतंकवादी हमला तो कहा, लेकिन उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहने से बचते रहे। तो जो मोदी सरकार, जो आरएसएस और उसके तमाम संगठन, भारतीय जनता पार्टी हर किसी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान की लानत मलानत करते थे, वो दरअसल लाल किले पर हमले पर चुप क्यों थे, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? यहां से वो टर्निंग पॉइंट है जिससे हमको साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी की सरकारों में और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरएसएस की सोच में और हिंदुत्व की सोच में थोड़ा सा बदलाव मुझे दिखाई पड़ रहा है। आशुतोष जी, लेकिन क्यों, क्या कारण हो सकता है? मजबूरी या कूटनीति? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा सबक था
वो ये था कि आप पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान समझने की गलती मत करिए। पाकिस्तान के पीछे चीन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि आज के अखबारों में खबर छपी जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को एक तरीके से नसीहत देने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान के साथ ज्यादा, जो अमेरिका में खबर छपी है कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ था, जिसका खुलासा हुआ है। तो ये जो खबर छपी है, इस खबर के बाद से और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। यानी अब आप पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर करेंगे तो चीन उसके साथ खड़ा हुआ है और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जो दूसरी बात यह है कि उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया और टर्की के साथ एक मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश की है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की पर अगर किसी तरीके का कोई हमला होता है तो ये तीनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। अब तीसरी जो बड़ी बात यह है कि ईरान युद्ध के बाद से पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ा है। जियो पॉलिटिक्स में उसकी जरूरत को ईरान ने भी समझा है, रूस ने भी समझा है, चीन ने भी समझा है और अमेरिका ने भी समझा है। और वो भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जिस किरदार को भारत को अदा करना था, दरअसल भारत वो किरदार नहीं अदा कर रहा, पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा। पाकिस्तान एक साथ अमेरिका और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके बीच में शांति कराने की बात कर रहा है। आज की तारीख में अमेरिका पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा कर रहा है और साथ ही साथ अजीबोगरीब स्थिति ये है कि वो चीन भी उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहा है। और तो और ईरान ने युद्ध के दौरान अपने जो हवाई जहाज थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, उसको पाकिस्तान में पार्क कर रखा था ताकि वो नुकसान ना हो सके। तो ये जो स्थिति, मतलब ये जो स्थिति पैदा होती जियोपॉलिटिक्स में कि ईरान भी उसका दोस्त है, अमेरिका भी उसका दोस्त है, चीन भी उसका दोस्त है, रूस भी उसका दोस्त है, और वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैसे में ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, इनमें भारत के पास या मोदी सरकार के पास विकल्प क्या है? तो मुझे लगता है कि अब उस विकल्प पे कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है वो ये भी है कि शायद सरकार को ये बात समझ में आ गई हो या आरएसएस को ये बात समझ में आ गई हो कि अगर भारत लंबे समय तक या दक्षिण एशिया का लंबे समय तक अगर अस्थिर रहेगा, पाकिस्तान से अगर हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, तो फिर भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, फिर वो लंबे समय तक अस्थिर बनी रहेगी। और अस्थिरता अगर बनी रहेगी तो भारत कभी भी जो एक रीजनल पावर तो छोड़ दीजिए, वो एक छोटा मोटा पावर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप अपने ही अंदरूनी मामलों में लगातार तो हो सकता है ये 4 बड़े बड़े कारण हो जिसकी वजह से उनके बदलाव है। लेकिन ये बात सच है कि हौसबुल्ले का ये कहना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो नागरिकों के बीच में जो संपर्क है दोनों देशों के बीच में, वो एक दूसरे से बातचीत करें, उनके बीच में किसी तरीके की दूरी ना हो। और हम तो एक ही राष्ट्र थे। ये जो टिप्पणी है ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी, हम तो एक ही राष्ट्र थे, यानी मान के चल रहे हैं कि हम तो भाई भाई हैं एक तरीके से, जो बात नहीं कह रहे, भाई भाई हैं। तो भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं। चलो अब फिर से सुलह सफाई की बात करते हैं। हालांकि इसमें अभी थोड़ी सी और स्पष्टता बाकी है, और क्या ये उनका ऑफ द कफ रिमार्क है या फिर कोई सोची समझी रणनीति है, इस पर थोड़ा सा अभी हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आहट तो जरूर सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल। और अब आशुतोष जी, अगर ये बयान, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कांग्रेस की तरफ से आता, कोई नेता, छोटा या बड़ा नेता, मान लीजिए बड़ा नेता राहुल गांधी ये बयान दे देते, तो अभी क्या हो रहा होता? अभी हम चर्चा कर रहे हैं, केवल हम चर्चा कर रहे हैं, अभी एक दो कुछ और लोग होंगे, लेकिन बाकी कोई चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। तो ये फिर क्या माहौल होता उस टाइम? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब मैं पाकिस्तान से बातचीत की बात करता था तो किस तरीके से लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे और मुझे एक तरीके से अपमानित करने का भी काम करते थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ये कोशिश राहुल गांधी ने की होती, अगर ये बयान राहुल गांधी की तरफ से आया होता, तो सीधे राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया गया होता। राहुल गांधी के ऊपर तो ये भी आरोप लगता है कि भाई राहुल गांधी जो है कोई बात कहती तो पाकिस्तान में हेडलाइन बनती, पाकिस्तान के लोग उसको पसंद करते हैं। यानी राहुल गांधी वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान कहना चाहता है। तो ये एक तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी को धूमिल करने की कोशिश है, साथ ही साथ उनको
एक खास तबके के बीच में देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, मुसलमानों का साथी बताने की भी कोशिश होती है। तो लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां बड़ी तेजी के साथ बदली है, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। आज की तारीख में हम्म, पाकिस्तान अलग थलग नहीं है और हम्म। इसलिए सरकार की मजबूरी होगी कि वो अपनी नीतियों में बदलाव करे। आशुतोष जी, तो फिर ये मोदी सरकार और आरएसएस, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते थे, घर में जाके मारेंगे, अब वो पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सवाल उठे, इनके खुद के वर्ग ने सवाल उठाए कि क्यों हो गया, सीज फायर क्यों हो गया। और अब भी क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है, ये पाकिस्तान से नजदीकियां स्वीकार करवा लेंगे उस वर्ग को भी? देखिए, अभी अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखाई पड़ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया था और वो हम्म। इंटरेस्टिंग बयान ये था कि दरअसल आतंकवाद का कोई भूभाग नहीं होता। कोई देश कोई कुछ धर्म नहीं होता। हाँ, कोई देश कोई धर्म नहीं होता। अब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जब पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि भाई हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये कहा जाता था। मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये बात बार बार कही जाती थी। मतलब एक धर्म आतंकवादी नहीं, लेकिन ये कह के उल्टे तरीके से कान पकड़ने की कोशिश की जाती थी कि देखिए जितने भी आतंकवादी निकलते हैं वो इस्लाम के मानने वाले होते हैं, वो जिहादी होते हैं, वो हम्म, दरअसल मुसलमान होते हैं, ये कहने की कोशिश की हम्म, जा रही थी। अब तो ये उल्टे तरीके से कान पकड़ने की कोशिश है। तो एक साथ अगर आप देखें कि राजनाथ सिंह का जो बयान है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो कोशिश है, और अब हौसबले का जो जो बयान आया हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं वो इस ओर इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव है। और जो सरकार 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद पूरे चुनाव में उसने क्या, हमने तो पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने तो पाकिस्तान को घुस के मारा, ये नारा देते थे। अब वो नारा धीरे 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 थोड़ा कम होता सा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि बदलाव तो हो रहा है। आशुतोष जी, आपने ये पिछली एक चर्चा में मुझे याद है, इसी विषय पे, इसी प्रकार के विषय पे भारत और पाकिस्तान पे चर्चा हो रही थी। शायद आपने ही कहा था कि मोदी जी वहां पर गए, बिरयानी खाई, क्योंकि उन्हें, और यहाँ पर मोदी जी जाएंगे, दक्षिण पंथ वहां पर जाएगा तो यहाँ पर लगभग शांति रहेगी, कोई इतना हो हल्ला नहीं होगा। उन्हें पता है कि हाँ, ये बात बनाने ही गए होंगे, कुछ हमारा ही फायदा होगा। आपको उम्मीद है इस बार भी ऐसा माहौल बन जाएगा और पाकिस्तान से कुछ सलाह मशवरा हो पाएगी, माहौल बनेगा कुछ ऐसा? कि अगर ऐसा होता तो वो भी अपने आप में प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। लोग कहेंगे देखिए मास्टर हाँ, स्ट्रोक है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि एक बार वो अफगानिस्तान से वापस लौटे तो अचानक वो लाहौर में उतर गए और फिर नवाज शरीफ की मां को उन्होंने साड़ी भेंट की थी। हॉल, हाँ, याद है ना आपको? हाँ, अब हाँ, बिल्कुल। ये सारी ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिसके बारे में कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, पाकिस्तान से दोस्ती की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये हम्म, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं, भारत के और कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके हम्म, बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक वाली लाइन चली आई और सर्जिकल हम्म, स्ट्राइक से उनको लगा इससे तो उनको फायदा हो रहा है। 2019 के चुनाव में उनको फायदा भी होता हुआ दिखाई पड़ा जब बालाकोट उन्होंने एक्सरसाइज की। तो हम्म, अब अगर उनको ये लेकिन जो स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि स्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां इस वक्त काफी बदली हुई है और ये बात एक कटु सत्य की तरीके से है कि अब दुनिया पाकिस्तान को भारत के मुताबिक आतंकवादी देश नहीं मानता और भारत ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म से संगठन है उनको ये समझाने में नाकाम रहा है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। नाकाम रहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और आतंकवाद उसकी विदेश नीति का एक इंटीग्रल अभिन्न हिस्सा है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का किरदार कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है और हम अलग थलग पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि ये बात आगे पाकिस्तान से कहां तक पहुंचती है, कितना सकारात्मक बातचीत रहती है। बैक चैनल तो बात हो रही है, पिछला शो भी हमने किया था आशुतोष जी के साथ कि कैसे कतर में और किसी पश्चिमी एशियाई देश में, किसी किसी की राजधानी में, किसी देश की, वहां बातचीत हो रही है और डोभाल की कार्यालय को यह बात मालूम है। उसके बाद सरकारेवाह दत्तात्रेय होसबले का बयान आया। साफ साफ है कि उस बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है।
जब बात आगे बढ़ेगी, सार्वजनिक तौर पर खोली जाएगी बात, जो बात कतर में बाकी जगह हो रही है वो भी जब सार्वजनिक तौर पर आएगी, तब देखते हैं कि रुख क्या होता है जनता का, टीवी चैनल्स का, मीडिया का। क्योंकि ये बात तो साफ है, राजनीति में, सियासत में कोई स्थायी दुश्मनी और स्थायी रुख नहीं होता। नमस्कार।